जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से जो है हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स बनते हैं। तो वीडियो को जो है पूरा देखें और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए आज की पॉजिटिविटी देखें। आज हम श्रीमद् भगवद गीता में आते हैं और कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं, अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में जिस व्यक्ति के अंदर अगर तुलनात्मक व्यवहार आ जाए कि उसका ये अच्छा, मेरा ये खराब, मेरा ये अच्छा, उसका ये खराब, तो कहीं ना कहीं जीवन जो है वो इसी में ही बीत जाता है। जैसे कि तारे ज़मीं पर मूवी देखे होंगे, है ना? सितारे ज़मीं पर नहीं, नया वाला मूवी नहीं, जो तारे ज़मीं पर जो मूवी है उसमें अधिकतर जो ईशान के फादर रहते हैं वो हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं अपने बड़े बेटे का छोटे बेटे से, जबकि छोटे बेटे को क्या रहता है बीमारी, डिसलेक्सिया रहता है। फिर वो कितने जूझ के कितने प्रेशर से जो है वो बच्चा जो है बोर्डिंग स्कूल में जाता है। वो तो ईश्वर की कृपा है कि उन्हें उस बच्चे को वहाँ पर जो है आमिर खान जैसे जो है टीचर मिल जाते हैं। राम नाम रहता है उस मूवी में आमिर खान का। तो सरवाइव कर जाता है व्यक्ति। तो हर व्यक्ति को एक जो आपका स्केल में या एक पायदान में नहीं मापना चाहिए और हमेशा जो है इंडिविजुअल मेहनत करें, अपने आप से तुलना करें कि आप अपने आप को बेहतर से और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उस पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए, लास्ट टाइम मैंने जो प्रश्न पूछा था उस पर एक बार नज़र देख लें। किस भारतीय वायुसेना अधिकारी ने 25 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी? तो शुभांशु शुक्ला, बी ऑप्शन सही होगा। इन्होंने उड़ान भरी है ना? भारत के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जो है जाएंगे। साक्षी ने कहा है बी ऑप्शन, वेरी गुड, एकदम सही आंसर दिया है साक्षी ने। वेरी गुड प्यारे बच्चे, साक्षी। और कैलाश कंवर राठिया ने शुभांशु शुक्ला आंसर दिया है। वेरी गुड कैलाश। नीचे में और कुछ लिखा है, डिटेलिंग लिखी है क्या इन्होंने? सर, अंतिम प्रश्न के जवाब देने हेतु कठिन प्रश्न दीजिएगा ताकि हमें उसके बारे में सर्च करना पड़े, जिससे कुछ अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त हो। अच्छा, तभी आज कंटेंट बनाते समय इसमें ध्यान दिया जा रहा था सुबह से। मेरे प्रिय साथियों, कंटेंट जो है वो आप लोग के कमेंट में आप लोगों को जो चाहिए रहता है, आप लोग जिस प्रकार से विचार करते हैं उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। तो आप ऐसे ही जैसे कैलाश ने प्रश्न किया, कैलाश ने जो है सजेशन दिया, उस पे जो है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट में एक प्रश्न ऐसा दिखेगा जो कि हम करंट अफेयर भी पढ़ेंगे प्रश्न के तौर पर, और साथ ही साथ एक जीके का भी क्वेश्चन रखा गया है जिसके बारे में अतिरिक्त जानकारी रखना आपके लिए अनिवार्य है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेलिंग आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो सभी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे, है ना? नेशनल डॉक्टर डे आज के दिन मनाया जाता है। अब किस लिए मनाया जाता है? तो यहां आप देख सकते हैं, आदरणीय सम्माननीय भारत रत्न, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी को समर्पित करते हुए मनाया जाता है ना? राष्ट्रीय चिकित्सक यानी नेशनल डॉक्टर डे के तौर पर मनाया जाता है। देश के महान चिकित्सक रहे हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय को याद में मनाया जाता है। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था।
ठीक है, और 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में 1991 से भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर डे का उद्देश्य समाज के डॉक्टरों को भूमिका के प्रति जागरूकता करना। डॉक्टर जो है हमारे लिए बहुत ही प्रथम पायदान के पर्सनालिटी होती है, जो कि हमें आप कोविड-19 में ही देख लीजिए ना। कोविड-19 में कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी जो है वो उथल पुथल हो गई थी, और उसमें जो है मेरे प्रिय साथियों डॉक्टरों ने अपना कर्म बिल्कुल समर्पित करके, अपने जो है जीवन को समर्पित करते हुए कई लाखों जान को उन्होंने बचाया। ठीक है, तो डॉक्टर डे डॉक्टर्स को समर्पित, हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रॉ के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इनका नाम है पराग जैन। क्या नाम है? पराग जैन जी को नियुक्त किया गया है रॉ के सचिव के रूप में। ठीक है, सेक्रेटरी होंगे कौन? तो पराग जैन, ये दिखाई दे रहा है इनका फोटो। अब पराग जैन जो है 1989 बैच के क्या है आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, जिन्होंने भटिंडा, मनसा, होशियारपुर इस जगह जो है अपनी सेवा प्रदान की। पंजाब में आतंकवादी विरोधी अभियान में भी इन्होंने सक्रिय भाग लिया। और ये जो पराग जैन जी हैं वो रवि सिन्हा जी का स्थान लेंगे। आज 1 जुलाई 2025 को ये पदभार ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, अब रॉ में इनका अनुभव क्या क्या है? तो पाकिस्तान डेस्क के प्रमुख के रूप में काम किया है इन्होंने। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में, 24 फरवरी 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें जो है इन्होंने आपका पार्टिसिपेट किया। अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान जम्मू कश्मीर में इनकी तैनाती रही है। श्री कनाडा में भी रॉ में शामिल रहे हैं। वर्तमान पद एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को पहचान लगाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। किन्होंने? तो पराग जैन ने। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं, 1968 में बना है। RN कोआ और इंदिरा गांधी जी के सहयोग से। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान के सचिव इसके कौन है? पराग जैन है। प्रथम प्रमुख रामेश्वर नाथ काओ, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ मिलकर इस पे कार्य किया। धर्मो रक्षिति रक्षता, इसका क्या है आदर्श वाक्य, अर्थात धर्म रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, ये इसका अनुवाद है। तो इतनी जानकारी हमें याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय साथियों अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आदि कर्म योगी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कैसा लग रहा है? सबसे पहले प्रश्नों को देख के हमें अपनी मानसिकता का उपयोग करना चाहिए। तो आदि कर्म योगी जो है वो जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। अब ये क्यों चालू किया गया है? मन में सवाल आना चाहिए। छात्र जीवन में सबसे पहला कौतूहल यही उतरना चाहिए कि आखिरकार ये आदि कर्म योगी क्या है। तो सेवा भाव के प्रति समर्पित होकर जमीनी स्तर पर जनजाति वर्गों को जितनी भी योजना है उससे अवगत कराना, और उसको अवगत कराने के साथ साथ योजनाओं का, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो कि आपका ग्रामीण अंचल के लिए और जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ पहुंचाना, उन योजनाओं की प्राप्ति करवाना मुख्य उद्देश्य है। ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना इसमें स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देखो फील्ड स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आदि कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि मैंने बताया कि जनजाति वर्ग में यहां सीधा सीधा इन्होंने कहा है, किसने? तो आप देख सकते हो कि केंद्रीय मंत्री जुएल अरोमा द्वारा यह कहा गया कि मेरे प्रिय साथियों कि जनजाति पिछड़ेपन का प्रमुख कारण ना तो धन की कमी है ना ही योजनाओं की, बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कर्मियों को प्रेरणा देने की कमी है। तो इस जो मेन जो विषय है, जो उद्देश्य है वो यही है
कि जमीनी स्तर पर काम हो, जमीनी स्तर पर जो है लोगों को इसका लाभ दिलाया जाए। कैसे डिजिटल वे पे हम फॉर्म सबमिट करते हैं, कैसे डिजिटल वे पे जो है फॉर्म अप्रूवल होता है, कैसे डिजिटल वे पे जो है फॉर्म अप्रूवल होने के बाद जो है उस मतलब आपका योजना का फायदा होता है। तो ये सारी चीजों के लिए ये चालू किया गया है। ठीक है, सेवा भावना, जैसे कि मैंने कहा, जवाबदेह रहेगा। जो ट्रेनिंग दिया जाएगा जिनको, नागरिक केंद्रित अधिकारी तैयार करना, योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचाना। ठीक है, रूटीन सरकारी कार्यशैली से बाहर आकर नवाचार और सहानुभूति को बढ़ाना। मतलब कि ये नहीं कि ड्यूटी का टाइम हो गया तो ड्यूटी टाइम करके अपना टाटा बाय बाय, नथिंग। जबकि इस प्रक्रिया में अगर आप जमीनी स्तर पे काम करते हैं तो अगर आप जानते होंगे कि दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर अगर कोई कार्य करता है तो उसे कितने सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। कभी गाड़ी नहीं है तो ऑटो में गए, ऑटो नहीं है तो बस में गए, फिर पैदल चल रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों को क्या करना है, तो इस सारी चीज़ों को यही कहा गया है कि रूटीन सरकारी कार्यशैली से बाहर आकर नवाचार और आपका को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रशिक्षण लक्ष्य पहुंच कहां तक के है, तो 180 प्रशिक्षक रहेंगे। जिला स्तरीय प्रशिक्षक 3000 और ब्लॉक स्तरीय जो है वो 15,000 से अधिक। 20 लाख लोगों को टारगेट किया गया है कि इनको जो है आपका सिखाना है, जिससे कि सब लोगों तक ये काम पहुंच पाए। जनजाति कार्यालय मंत्रालय जो है, कार्य मंत्रालय 1999 में बना है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। जुएल अरोमा कैबिनेट मंत्री है और राज्य मंत्री इसके कौन है, तो आपका दुर्गादास उइके। ठीक है, चलो, ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी मानसिकता है, आप भी सोचिए। ठीक है, चलो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है, कहां किया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निजामाबाद तेलंगाना में। मैं आप सभी को बता दूं, हम एक भारत का नक्शा बना लेते हैं इस प्रकार से, और भारत के नक्शे में हम ये जानेंगे कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, इस क्षेत्र में टर्मरिक या हल्दी जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है वैश्विक स्तर पर। अलग अलग वैरायटीज़ के हल्दी जो है यहाँ उत्पादित होते हैं। अब ये हल्दी क्या है, अभी तक के कार्य कुशलता के अनुसार चल रहा था, लेकिन अब इसको सिस्टमैटिक बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने तेलंगाना निजामाबाद में नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना कर दी है। अब इसमें उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय ब्रांड स्थापित होगा, किसानों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। भाजपा का 2019 का ये वादा था जो अभी जाकर पूरा हुआ है। केंद्र सरकार फोकस भारत को वैश्विक मसाला बाजार में अग्रणी बनाने का इस बार का फोकस है केंद्र सरकार का। ठीक है, 2030 तक हल्दी निर्यात कितना करना है, तो $1 बिलियन तक करना है। ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग को आधुनिक बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। गुणवत्ता में सुधार किए जाएंगे। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। निजामाबाद देश में हल्दी उत्पादन के महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्र सरकार बोर्ड के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृति प्रदान किया है। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ों में सुधार किया जाए ऐसा। अक्टूबर 2023 में इसकी स्थापना हुई है। निजामाबाद में इसका मुख्यालय है। तेलंगाना का निजामाबाद हल्दी खेती के लिए प्रसिद्ध है। पल्ले गंगा रेड्डी इसके क्या है, प्रथम अध्यक्ष है। भारत में हल्दी उत्पादन के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय साथियों अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है वो भारत में हल्दी के उत्पादन, हल्दी की समृद्धता और हल्दी के वैश्विक बाजार के लिए स्थापित किया गया है, यही जानकारी इसमें दिया गया है। अब यहाँ समझते हैं कि मेन हल्दी कहाँ कहाँ उत्पादित होता है, तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, 20 राज्य जो है महाराष्ट्र तमिलनाडु को ज़्यादा काउंट करें, और साथ ही साथ जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार ऐसे दिमाग में रहेगा आपके तो समझ में आएगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए अनुसंधान, नए उत्पादों, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, हल्दी क्या है, तो
हल्दी आप सभी जानते हैं कि अदरक परिवार का ही एक हिस्सा है, जो कि क्या होता है, तो एंटीबायोटिक होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, सूजन रोधी होता है। हल्दी को दूध में डाल के पी लो रात के, तो शरीर का दर्द ठीक हो जाता है। बॉडी के इंटरनल इन्फ्लेमेशन, मतलब अंदर में कोई रिसाव या बहाव हो रहा है, उसको दूर करने का काम करता है। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, भारत विश्व स्तर पर हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। ठीक है, हल्दी बहुत उपयोग होता है। हल्दी की सब्जी खाते हैं गुजरात में। अगर आप गुजरात गए होंगे तो सूरत वगैरह जाएंगे ना, तो वहाँ हल्दी की सब्जी बनती है बाकायदा। ठंड के समय में, गर्मी के समय खाओ पार हो जाओगे, इतना गर्मी हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि उपज के मूल्य निर्धारण में किसानों की सहायता के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है? तो किसने की है भाई? फटाक से आंसर बताओ इसका। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य जो है वो क्या किया है? हेजिंग डेस्क बनाया है। अब देखो समझना ना, ये हेजिंग डेस्क होता क्या है, पहले ये समझ में आएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेजिंग डेस्क जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जो किसान व्यापारी अपने उपज के मूल्य को घटने के जोखिम से सुरक्षित कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मान के चलो मूल्य बढ़ा, मूल्य कम हुआ, उससे पहले अपनी बोली, अपनी जो अपना जो कमिटमेंट है उसको पहले से सेट कर लेते हैं। बढ़ जाता है तो भी वही मूल्य होगा, घट जाएगा तो भी। तो हेजिंग डेस्क के माध्यम से ये होगा कि जितना लाभ वो प्राप्त करना चाहता है उतना लाभ प्राप्त कर सकता है। कई स्थिति में ऐसा है कि अगर मूल्य बढ़ गया तो भी लाभ होता है किसानों को। ठीक है, चलो। लेकिन अगर कम हो जा रहा है तो उसमें जो भी फायदा होगा, जो उन्होंने अपनी बोली जो लागत के अनुसार पे जो बोली उसके आधार पर होता है हेजिंग डेस्क। ठीक है, पोर्टल होगा ये। तो हेजिंग डेस्क कपास, हल्दी, मक्का की खेती करने वाले, खासकर हिंगोली, वाशिम, सांगली, यवतमाल, अकोला, नांदेड़, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, इन सभी किसानों के उत्पादन संगठन पर ध्यान केंद्रित करके किया गया है। ठीक है, किसानों को एफपीओ में कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट की जानकारी देना, मतलब कि सारी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान किया जाएगा। जोखिम विश्लेषण करना, नीतिगत सिफारिशें देना, मतलब इसमें प्रॉपर लोगों को जागरूक भी कराया जाएगा। ठीक है, चलो। अगला है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी टी20 में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है फाफ डु प्लेसिस। ठीक है, साउथ अफ्रीका के बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। 40 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन इनका फिटनेस और खेल देखोगे तो वाह क्या बात है, क्या बेहतरीन खेलते हैं। कौन सी टीम से खेल रहे थे? तो मेजर क्रिकेट लीग 2025 चल रहा है। 21वें मैच में टेक्सास सुपर किंग की तरफ से ये खेल रहे हैं, कप्तान हैं ये, और MI न्यूयॉर्क के खिलाफ मैच में शतक इन्होंने जमा दिया। ऐसा करने वाले टी20 कप्तान के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। ठीक है, जिसमें फाफ डु प्लेसिस जो है 8 शतक है, माइकल क्लिंगर जो है वो आपका 7 शतक है, बाबर आजम 7 शतक और विराट कोहली 5 शतक है। ठीक है, चलो, उतना खास नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हैं। फटाफट रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। ओडिशा हॉकी एसोसिएशन, तमिलनाडु हॉकी यूनिट, ये जो है आपका इंडिया मास्टर कप 2025 के पहले संस्करण में जो है महिला और पुरुष वर्ग का खिताब इन्होंने जीता है। आर प्रज्ञानंद, भारतीय ग्रैंड मास्टर, ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित यूजेड चेस कप मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया इन्होंने। अमिताभ कांत जी जो है वो क्या बन गए हैं? तो फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड के तहत अब केंद्रीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, आपका समुद्री क्षेत्र में केंद्रीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है ग्रीन डेटा सेंटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने स्किल फॉर द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप नामक रिपोर्ट जारी किया है। ठीक, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में ओवर गति सुधारने के लिए आईसीसी ने कौन सा नया नियम लागू किया है? इसका आंसर पहले आपको देना है। ठीक है, इसके बारे में शॉर्ट्स भी बनाया हूं मैं, इंस्टाग्राम आईडी में देख सकते हो। ठीक है, अब है प्रश्न आप लोगों के लिए इंडियन जीएस से। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन होगा ना, अशोककालीन, ये स्पेस हो गया आपस, अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी या मेरठ? आप सम्राट अशोक के बारे में जानते होंगे, मगध साम्राज्य के बहुत बड़े जो है शासक रहे हैं, बहुत बड़े राजा रहे हैं। तो इनका अभिलेख
खरोष्ठी लिपि में कौन सा है, यहां से आंसर प्रश्न पूछा गया है। अब इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि अशोक के बहुत सारे शिलालेख, स्तंभ लेख, है ना, लौह स्तंभ लेख, ये सब सारी चीज़ें बनाई हैं उन्होंने, जिसमें कुछ खरोष्ठी लिपि में है, कुछ जो है ब्राह्मी लिपि में है, कुछ अरामाइक लिपि में है। तो इस प्रकार से है। तो ये खरोष्ठी लिपि वाला कौन सा है आपको बताना है। प्रश्न पेचीदा है, एक बार इतिहास का जो है आप क्या कर लें, पढ़ लें अशोक के बारे में, देन आप आंसर दे सकते हैं। और आप ऐसे भी जानते होंगे तो आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ सत्र हमारा कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।